हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट लास्ट क्लास में हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल पॉइंट डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकंड मेटल के रेस्पेक्ट में। ठीक, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी बोले तो घनत्व, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक एंड क्वथनांक, ठीक। क्वथनांक, ये पॉइंट आज हमें डिस्कस करने हैं कि ये डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल के किसके ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजिंग या डिक्रीज, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, जस्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि सेकेंड ए मेटल की डेंसिटी फर्स्ट ए मेटल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा था और ऐसे पूछा था आपसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये आप मुझे बताइएगा, है ना। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर सेंड किया है। पहले जितने भी क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था। दीपिका जो है वो बिल्कुल मुझे आंसर सेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। बाकी स्टूडेंट भी पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने सेंड नहीं किया होगा, है ना। ऐसा ही तो होगा ना। चलो कोई बात नहीं, साथ साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो वो जरूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैं जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, बताते बताते कुछ मेरे कुछ सेंटेंस उल्टा उल्टा निकल गया हो, ठीक है, तो फिर आप लोग जरूर पूछिएगा, हो सकता है ऐसा। ठीक, जो भी डाउट है आप जरूर पूछिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, साइज ऑफ alkali metal, size of alkali metal are highest, size of alkali metal are highest in their period, so they does not have close packing. They does not have close packing in crystal, and they have low density. ठीक है, आगे आगे लिख लीजिएगा वैसे, they have low density, ठीक। अब सुनिएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे, क्षारीय धातु का आकार अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होता है, अतः उनका निबिड़ संकुलन क्रिस्टल में नहीं हो पाता है। ठीक है, या वे निबिड़ संकुलित नहीं हो पाते हैं क्रिस्टल में। इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व कम होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझेंगे हम, ऐसा कैसे है। बिल्कुल वैसे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है आपको, शायद समझ में आ भी गया होगा लिखने के बाद। देखना हम क्या बोल रहे हैं, क्षारीय धातु फर्स्ट मेटल होती है, क्षारीय धातु अल्कलाई मेटल फर्स्ट है। ठीक है, ये अपने पीरियड में सबसे साइज में हाईएस्ट होती है, ऐसी बात हमने कर रखी है, साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ओके, साइज में बड़ी होती है, इसका मतलब सो दे डज नॉट हैव क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, इनका निबिड़ संकुलन नहीं हो पाता है, क्लोज पैक नहीं हो पाते। क्लोज पैक का मतलब क्या होता है। अच्छा, अपन ओवरऑल यहाँ बात क्या कर रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ये तो होती है डेंसिटी। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अब यहाँ देखिएगा, बिल्कुल ये चीज अब समझ में आएगी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये साइज जो है ना यहाँ बड़ा होता है, कम इन कंपेरेटिवली पीरियड में। ठीक है, साइज बड़ा होता है, लेकिन साइज यहाँ भी तो इतना ही है, शेल तो इतनी ही है।
ये बात हमने की थी ना, शेल जो है वो जितने यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर है, शेल पीरियड के अलोंग कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर साइज इसका बड़ा कैसे, बिल्कुल है ऐसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ कम है, यहाँ कम है तो उनके लिए तो बड़ा ही है साइज, समझ रहे हो। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके रेस्पेक्ट में तो साइज बड़ा ही है, यहाँ उनके रेस्पेक्ट में इसके कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोल दूं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पीरियड के अलोंग आप मूव कर रहे हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है ना, मास इंक्रीज हो रहा है। शेल तो उतना ही है, साइज उतना ही, लेकिन मास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मास डिक्रीज है, तो ओवरऑल बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि डेंसिटी इसकी कम होगी। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में साइज को बोल सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मास जितना ज्यादा इंक्रीज होगा डेंसिटी उतनी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स सेकंड ए मेटल की डेंसिटी फर्स्ट ए मेटल से ज्यादा होती है, ठीक। ये पॉइंट जो कल मैंने बताया वो हो गया। फिर आज मैंने एक और लिखा है, सो दे डज नॉट हैव क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, बिल्कुल क्लोज पैक नहीं हो पाते। क्लोज पैक का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्लोज पैक जितने पास पास एटम होंगे, जितने पास पास कोई पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना, और जितने दूर दूर होंगे उतनी कम डेंसिटी होगी। हम क्या बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम को, यूनिट वॉल्यूम ले लो, फिर उसमें देखो कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, यहाँ देखो कितने सारे आ गए, समझ रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर, यहाँ क्या है, क्लोज पैकिंग नहीं हो पा रही, ये क्लोज पैकिंग है, पास पास में क्लोज पैक हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो साइज के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स है वो कम है, यहाँ ज्यादा है, यानी मैं बोल सकती हूँ ना कि डेंसिटी इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है, या अल्कली मेटल की अपने पीरियड में सबसे कम डेंसिटी होती है, सो दे हैव लो डेंसिटी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो डेंसिटी होती है वो फर्स्ट ए मेटल की कम होती है सेकंड ए मेटल से, या सेकंड ए मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पहले, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ग्रुप में, ग्रुप के अलोंग मूव करने पर, ठीक है, या एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी increases, density increase due to atomic mass, to size ratio, ड्यू टू एटॉमिक मास टू साइज रेशियो। देखो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो आप कुछ लिखा समझ भी नहीं आया तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है ना। साइज रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक मास परमाणुवीय भार तथा साइज के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। रीजन लिखवा दिया मैंने आपको यहाँ पे साथ ही साथ में। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। हमने ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, डेंसिटी यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेंसिटी बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, यानी मास टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में अगर आप समझ रहे हैं तो, कि यहाँ तो जो शेल है वो इंक्रीज होते, यहाँ तो शेल चलो उतना ही थे तो साइज अपन बोल देते कांस्टेंट है, ठीक है। शेल है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 3 शेल है, फिर यहाँ पर 4 है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर और इंक्रीज हो जाएंगे, फिर और इंक्रीज हो जाएंगे, ये कंडीशन चल रही है ना। शेल आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, शेल बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि साइज बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, पूरा एक शेल ही ऐड हो जा रहा है, तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो फिर डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो फिर डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है।
तो ध्यान से सुनना, साइज इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में जो पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। देख रहे हो, देखो यहाँ क्या था, यहाँ केवल और केवल पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे थे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, यानी मास इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, या मैं बोल दूं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है और मास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों दोनों पैरेलल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, अब दोनों का आप कंपैरेटिव देखो ना, तो मास वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल मास वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे ना। यहाँ मास टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, नो डाउट कि ये भी इंक्रीज होता है, ये भी ओवरऑल देखें तो ये पूरा रेशियो इंक्रीज होता है, ये यहाँ इसमें इंक्रीजिंग इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली देखे तो, है ना। देख ही लो आप, देखो हाइड्रोजन के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास 3, ठीक है, फिर सोडियम के पास 11 है, जो कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, 3, फिर 11 इंक्रीज हो गए डायरेक्ट, फिर 19, ऐसे करके बहुत सारे। तो ओवरऑल है ना, एटॉमिक मास जो है वो डोमिनेट करता है यहाँ पे साइज से, ठीक है, एटॉमिक मास डोमिनेट करता है साइज से। आप चाहो तो लिख सकते हो इस कंडीशन में एटॉमिक मास ऑलवेज डोमिनेट ओवर द एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। आप को याद रहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अपने नोट्स में, एटॉमिक मास is always dominant, over the atomic volume, ये आप लिख सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट था, हमने ये अपनाया है, ठीक है। ओके, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे कि एटॉमिक भार हमेशा एटॉमिक वॉल्यूम, क्या लिखोगे, एटॉमिक साइज लिख लेना अपना, क्या लिखोगे, परमाणुवीय आकार से अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। ये चीज हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है और इस अकॉर्डिंग डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है फर्स्ट मेटल की डेंसिटी इससे कम होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ हमने ये कहा कि डेंसिटी यहाँ भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर भी डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन के बतौर आप बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन है, जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ सोडियम, इज ग्रेटर देन पोटेशियम, डेंसिटी ऑफ सोडियम, ये अच्छे से आप हाईलाइट करके लिख लेना भाई, आप भूल जाएंगे वरना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों डेंसिटी सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन कि भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लेकिन सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा क्यों। देख लो सोडियम कहाँ आ रहा है, पोटेशियम से ऊपर आ रहा है, फिर भी सोडियम की डेंसिटी ज्यादा क्यों पोटेशियम से। तो ये जो सिक्वेंस लिख रहे थे ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसका रीजन सुनना, चलो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, ठीक है। सोडियम का लिखते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं ना। 11 के लिए 1s2 2s2 लिखना आप सबको आता ही है, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 6 7 8 9 10, 3s1, ओके। अगर आपको इस सीरीज याद है ना तो आपको वैसे याद रहेगा, थर्ड पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, क्या होता है इनका ns1 होता है ना, और इनका ns2 होता है, तो बस तो क्या हो जाना है, थर्ड पीरियड में है ये, तो 3s1 हो जाएगा लास्ट में, बस इस तरीके से, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम का 19 होता है, 19 एटॉमिक मास होता है तो 19 इलेक्ट्रॉन। इसका देखते हैं 1s2, अच्छा पोटेशियम का है देखिए 4 पे, तो ओवरऑल लास्ट में क्या आ रहा है, 4s1 आ रहा है, ठीक। अब लिख के देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ 4s1, ये आ गया, ओके 4s1 ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या कंडीशन है कि इनर शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड वाला आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला है, ठीक है, उसके बाद ये इनर शेल है, ये इनर मोस्ट शेल है, ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं, ठीक।
यहाँ की कंडीशन देखिएगा, यहाँ भी ये आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर कर रहा है, ये इनर शेल है, ठीक है, और ये इनर मोस्ट, फिर और इनर, ओके, ऐसी कहानी। तो यहाँ देखिएगा इस कंडीशन में आपका जो इनर शेल है वो कंप्लीट फिल है। इनर शेल में एस पी ही तो होते हैं, डी थोड़ी ना आता है। हमने ये बात की थी ना जब आप मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक बता रही थी आपको, तो मैंने ये कहा था कि एस को तो आप 1 से स्टार्ट करोगे और पी को आप 2 से स्टार्ट करोगे और 3 से स्टार्ट करोगे डी को, और 4 से किसको स्टार्ट करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे एफ को। ऐसी बात हमने की थी, बिल्कुल की थी ना, ऐसी बात हमने की थी। तो देखिएगा बिल्कुल 1 से स्टार्ट हुआ है, एस 2 से ये स्टार्ट हो गया 2p, बट डी में 2 नहीं आता है, डी में 2 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन थर्ड से तो डी स्टार्ट हो जाता है ना, थर्ड से डी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, थर्ड से डी, तो 3s लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही थर्ड शेल में आ रहा है, ओके। आगे देखना, यहाँ पर एस ये भी कंप्लीट है, फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड कंप्लीट है, ठीक है। जो थर्ड शेल है वो इनकम्प्लीट है, ध्यान से देखना। थर्ड शेल में 3s2, फिर 3p6, फिर 3d0 भी तो, 3d भी तो है, देखो थर्ड से स्टार्ट हो जाता है डी, ठीक है, तो 3d, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू पाउलियन हुन्स रूल, अपन ऐसे ही फिल करते हैं, उसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, है ना। तो डी तो रह गया, डी तो खाली रह गया बीच में, डी तो 0 है, ठीक है, बस यही रीजन है। हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम बाई वी होती है, यही तो बोल रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जो मास होता है दैट इज डेंसिटी। अब यहाँ देखना, यहाँ बिल्कुल अंदर, यहाँ एक्चुअल में नॉर्मली देखो ना तो ऐसी कंडीशन है, मतलब सिमेट्रिकली फिल्ड है, जितना फिल होना चाहिए ना उतना फिल्ड है, ठीक है, और बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में ठीक है, फिल है, फिल है, फिल है, फिर बीच में से कहीं से खाली रह गया और फिर ऐसे फिल है, इस तरह की कंडीशन है, समझ रहे हो, बीच में से कहीं से खाली रह गया, तो आप देख रहे हो डेंसिटी इसकी तो ज्यादा है इससे, है ना, डेंसिटी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यूनिट वॉल्यूम आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं जो डेंसिटी वो कम आ जाएगी, मास कम है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, डेंसिटी सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट है। आप इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, इसके ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लेना कि यहाँ तो क्या है, वैकेंट, वैकेंट नहीं, यहाँ तो फुल है ना, तो फिल्ड इनर शेल, इनर शेल की बात कर रहे हैं अभी ना, फिल्ड इनर शेल, ओके। और यहाँ क्या कंडीशन है, वैकेंट इनर शेल, बस यही रीजन है इसका, वैकेंट इनर शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, उस अकॉर्डिंग अंदर वाला तो थोड़ा सा खाली रह गया है, और इसमें अंदर वाला भरा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा होता है, क्योंकि सोडियम के आंतरिक कोश कंप्लीट भरे हुए होते हैं, जबकि पोटेशियम का आंतरिक कोश खाली होता है, इसमें 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हाँ एक चीज और, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, इनके रेस्पेक्टिव पॉइंट लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखिएगा, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लिखिएगा आप, अल्कलाइन मेटल अच्छा पहले अपन डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पहले ये बात करते हैं ना। वैसे आपको पता होगा, कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी सॉलिड को आप हीट दो, ठीक है, हीट दो, तो जिस भी टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। उसी टेम्परेचर को इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइल होना, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए हम दोनों को एक साथ देखते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कुछ कोई लिक्विड हो कोई सॉलिड हो, ठीक है। तो सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके, लिक्विड के लिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लिक्विड को आप हीट दो, गर्म करो, ठीक है, तो इसकी वेपर बनती है, ठीक है, वेपर बनती है, तो आप बोलोगे हाँ जब वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है तो जिस टेम्परेचर पर होती है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, आप सोचो, आप वाटर को हीट देते हो, पानी को गर्म करते हो, ठीक है,
तो गर्म करते स्टार्टिंग में वेपर से बननी स्टार्ट हो जाती है, तो वही थोड़ी ना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 100 पे जाओगे तब जाके। तो एक्चुअल में है क्या बॉइलिंग पॉइंट? जब आप किसी लिक्विड को हीट देते हो तो उसकी वेपर बनती है। वो वेपर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, वो वेपर क्या करेगी? पहले तो वो वेपर उस जो भी लिक्विड है उस पर प्रेशर डालेगी। जो वेपर बनी वो प्रेशर डालेगी, भाई गैस प्रेशर लगाती है ना, प्रेशर डालेगी, ठीक है। ठीक, वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना वो उसका प्रेशर हो जाए, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 1 atm बोलते हैं हम, तो 1 atm के इक्वल हो जाए, ठीक है। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का 1 atm के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे? सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? इस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक। सॉलिड, ये चीज तो अपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना, सॉलिड लिक्विड गैस, 11-12 में एक ऐसा चैप्टर आया होगा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, है ना। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। ओके, अब मैं गैस की बात करूं, ये गैस में, लिक्विड ही गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में तो हो रहा है यहाँ गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसे क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। ओके, इसके पार्टिकल और भी दूर होंगे, इनके कंपैरिजन में और भी दूर होंगे, ऐसा ही तो होता है। आपने क्या देखा, क्या हो रहा है? सॉलिड को आप हीट करेंगे, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस उसको हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। और हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा और दूर दूर हो जाएंगे। अब सुनना, अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने और घटने की बात करते हैं, ठीक है। कोई सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड, उसके बहुत पास पास में पार्टिकल है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। ओके, एक सब्सटेंस वो भी सॉलिड है लेकिन उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर है सॉलिड, थोड़े इसके कंपैरिजन में दूर दूर है, मतलब दूसरा सब्सटेंस, दूसरा हो गया ना ये। डेंसिटी तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ना, डेंसिटी से पानी की जो होती है वही होती है, ऐसे थोड़ी ना आप दूसरे ग्लास में पानी को डाल दोगे तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेंसिटी सेम होती है। तो मैं एक ए पार्टिकल ले रही हूँ और एक बी पार्टिकल ले रही हूँ, इसकी डेंसिटी इतनी की इतने पास पास में मॉलिक्यूल है और इसकी डेंसिटी इतनी की थोड़ा इतना दूर है, ठीक है। अब आप इसको हीट करो और इस सब्सटेंस को हीट करो, क्या दिखेगा आपको? आपने क्या देखा? इसके पार्टिकल उतनी दूर दूर आने में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको बजाय कि इसके, समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पर पार्टिकल ऑलरेडी थोड़ा दूर दूर है, आप फिर इसको हीट करोगे तो फिर से इसको हीट करोगे, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, तो आप क्या पाओगे? आप ये पाएंगे कि जिस टेम्परेचर पे ये पार्टिकल मेल्ट हो जा रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो भी इसका आ रहा है, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इस पार्टिकल का आना है, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इस पार्टिकल का आना। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी मैं ऐसे बोल दूं, जिस स्पीशीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस स्पीशीज की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। हमने क्या कहा? फर्स्ट डे जो मेटल है उनकी डेंसिटी सेकेंड डे से कम है। आ गया ना आंसर? आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा, ठीक है, फर्स्ट डे से। ओके, आगे सुनना। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वही बॉइलिंग पॉइंट कि आपको गैस में कन्वर्ट करना, कोई लिक्विड सब्सटेंस है उसको, ठीक है। अब वही बात है, पहले से पार्टिकल थोड़े दूर दूर है तो आपको कम टेम्परेचर में वो जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़े पास पास में है तो थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। डेट मीन्स मैं बोलूँ जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू लेस डेंसिटी के। या ओवरऑल मैं बोल दूँ, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डे मेटल की डेंसिटी कम होती है ना, पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, होते हैं ना, देख रहे हो ना आप, न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, उतने ही शेल में फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो थोड़े पास पास में है ना। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, इनकी डेंसिटी, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेकंड ए मेटल की कंपैरिजन में कम होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो फर्स्ट ए है वो सॉफ्ट होती है और ये हार्ड होती है, हैवी होती है। ओके, आई थिंक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ओके जी, अब नोट कीजिए फटाफट। alkali metals have weak force of attraction, have weak force of attraction, ठीक है। so they are soft, weak force of attraction तो soft है, they are soft and have low melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, दोनों पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होती है बिल्कुल, आपने देखा होगा सोडियम को पक्का देखा होगा, अगर आपने लैब में वर्क किया है ना, सोडियम का पीस देखा होगा, वो इतना सॉफ्ट होता है, आपको कभी वैसे टीचर नहीं दिया होगा, स्पैचुला से वो काट देते हैं आराम से इसको, आप इसको चाकू से काटो तो कट जाता है वो, आप देखते होंगे ना, बड़े बड़े सोडियम के पीस होते हैं, फिर आपको एलिमेंट टेस्ट के लिए दिया जाता है तो वो काट के दिया जाता है, आराम से स्पैचुला से ही कट जाता है ना, स्पैचुला समझते हो ना, उसी से कट जाता है। तो कितना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रबड़ की तरह, अपना जो इरेजर होता है ना, जैसे पेंसिल से लिखा जिससे मिटाते हो वो रबड़, जैसे उस रबड़ को आप चाकू से काट सकते हो, वैसे आप सोडियम के पीस को भी काट, सोडियम क्या है, एल्कलाई मेटल है, उसको भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, इसी तरीके से सॉफ्ट होते हैं मेटल। सोडियम का आपने देख कर रखा है तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एल्कलाई अर्थ मेटल की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वाइल, बिल्कुल इनके कंपैरिजन में एल्कलाई अर्थ मेटल क्या है, हार्ड है और हैवी भी है, भारी भी है और हार्ड भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वाइल alkaline earth metal while alkaline earth metal are heavy and hard, ठीक। so high value of melting point and boiling point due to small size small होती है ना इनकी, due to small size and high charge density ठीक है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है बिल्कुल, और साइज कम होता है, तो ये हार्ड होते हैं, ठीक है, और हैवी होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे, क्षारीय धातु में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है तथा ये सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट नरम होती है, मुलायम होती है ना, इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातु भारी तथा कठोर होती है, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है, अतः मेल्टिंग इनके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, गलनांक क्वथनांक। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग दिस, फ्लेम टेस्ट। ओके, फ्लेम टेस्ट को ज्वाला परीक्षण भी कहते हैं, ज्वाला परीक्षण, ठीक। होता क्या है ये ज्वाला परीक्षण, एक्चुअल में
किसी सब्सटेंस को बुनसेन बर्नर, बुनसेन बर्नर कैसी होती है देखिए आपने लैब में, बिल्कुल जो बर्नर होती है इसको ही बुनसेन बर्नर बोलते हैं। बुनसेन बर्नर, इसको बुनसेन बर्नर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ना, बुनसेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना बताया था, उनके नाम पर इस बर्नर को बुनसेन बर्नर बोलते हैं। ऐसे कुछ करके होती है, ठीक है, ऐसे छोटी सी ऐसे होती है, ट्यूब सी होती है ऐसे, फिर आप उसको जलाते तो जल जाती है, ऐसे कुछ होता है ना। इसके पास के सब्सटेंस को लेकर आओ, ठीक है, मतलब फ्लेम के पास लेके आओ, उसको देखो कि क्या कंडीशन हो रही है, वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, मतलब कलर शो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फ्लेम टेस्ट होता है। किसी भी सब्सटेंस को आप फ्लेम के पास लेके आओगे और जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो दैट इज फ्लेम टेस्ट, ठीक है। फ्लेम के पास आप सब्सटेंस को लेके जाओगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फ्लेम टेस्ट, बस यही है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। ओके, हम यहाँ एस ब्लॉक में फ्लेम टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लेम टेस्ट, ठीक है, इसलिए क्योंकि फ्लेम टेस्ट एस ब्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग देते हैं एक तरीके से, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो बुनसेन फ्लेम के पास लेके जाओगे आप उनको, तो डिफरेंट डिफरेंट एस ब्लॉक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना, और उन कलर के अकॉर्डिंग आप उनको पहचान सकते हो कि गिवन मेटल कौन सी है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सब, ठीक है ना। जब आप फ्लेम के पास लेके जाओगे, इनका फ्लेम टेस्ट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं और आप पहचान सकते हो उनको, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है, कलर होता है, फ्लेम कलर होता है, ठीक है, फ्लेम का कलर ही अलग दिखाई देता है। ओके, हो गया ना इंटरेस्टिंग, ये प्रैक्टिकल कभी करके भी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जस्ट नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम फ्लेम टेस्ट को, ठीक। अभी तो टाइम हो गया है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं वरना आधा रह जाएगा ये। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।